नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। आज बात होगी डिजिटल अरेस्ट की। ये नाम सुनकर आप ज़रूर सोचेंगे कि अरेस्ट तो सुना है, लेकिन इसमें डिजिटल कैसे जुड़ गया है। तो आपको ये बताएंगे कि डिजिटल अरेस्ट साइबर ठग्स की जालसाजी यानी अपराध का एक नया तरीका है जो इन दिनों लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके जरिए जालसाज लोगों को पुलिस, सीबीआई, ईडी बनकर फंसाते हैं। उनके अधिकारी के रूप में, फर्जी अधिकारी के रूप में खुद को वो आपको फंसाते हैं और इस तरह से वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार पीड़ितों पर नज़र रखते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि वो उसे कैमरे के सामने किसी व्यक्ति को कैद कर लेते हैं और एजेंसी के एक्शन से डरा धमकाकर पैसों की वसूली शुरू हो जाती है, जिसका पूरा नेटवर्क, इन ठगों का पूरा नेटवर्क जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला है। हाल ही में झुंझुनू की एक प्रोफेसर शिजाता डे का डिजिटल अरेस्ट ही हुआ था। उनसे 7 करोड़ 67 लाख रुपए ठगे गए। अब जयपुर के एक व्यापारी से इसी पैटर्न पर 50 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। राजस्थान के बाहर भी ये ठगी चल रही है। यूपी के प्रयागराज का मामला भी सामने आया है, जहां जॉर्ज टाउन की महिला, एक बुजुर्ग महिला काकोली दास गुप्ता से ठगों ने 3 दिनों तक डिजिटली तौर पर उनको अरेस्ट रखा और 1 करोड़ 48 लाख रुपए उनसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए। ये कुछ मामले बताने के लिए काफी हैं कि डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड्स का किस तरह का एक नया पैटर्न बन गया है, जिससे हम सबको जागरूक रहने और खुद को सुरक्षित रहने की जरूरत है। इसी पर आज बात होगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल होंगे, जाना पहचाना नाम है, और एलन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस और साइबर लॉ के जानकार, वो हमारे साथ होंगे। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। तो डिजिटल अरेस्ट आखिर में है क्या, किस तरह से ठग काम करते हैं। कानूनी तौर पर कोई शब्द नहीं है, नया तरह का साइबर फ्रॉड है, एक नया पैटर्न है। ब्लैकमेलिंग करके ठग अपने टारगेट को ब्लैकमेल करते हैं। वीडियो कॉलिंग से घर में पीड़ित को बंधक बना लिया जाता है और उसके बाद फिर उससे वसूली शुरू हो जाती है। अगली ग्राफिक के जरिए और समझाएंगे। पुलिस, ईडी, आईटी, ट्राई के फेक अफसर बन जाते हैं। उनके अफसर बनने का दावा करते हैं। बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन दिखाते हैं लोगों को, ताकि लोगों को भरोसा होने लगता है। आधार, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट का गलत उपयोग हो गया है, इस बात को कहकर आपको डराते हैं और वीडियो कॉल करके फिर पीड़ित को जब एक बार झांसे में फंसा लेते हैं तो उससे लगातार अपडेट लेते हैं। गिरफ्तारी का डर दिखाकर उसको घर में ही कैद कर देते हैं। झूठे आरोपों का हवाला देकर जमानत के लिए फिर पैसे ऐंठे जाते हैं और पीड़ित को किसी से भी संपर्क न करने की हिदायत दी जाती है। और ये ठग सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बनकर कॉल करते हैं, जैसा हमने आपको अभी बताया। एक और ग्राफिक के जरिए समझाएंगे कहां ये मामले फैल चुके हैं। राजस्थान से यूपी तक। झुंझुनू में महिला प्रोफेसर से 7 करोड़ 67 लाख वसूले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। और वहीं जयपुर के एक व्यापारी से 50 लाख की ठगी की गई है। प्रयागराज में एक बुजुर्ग महिला, 68 साल की महिला थी, उनसे 1 करोड़ 48 लाख ठगे गए। तो अलग अलग तरह से मामले हैं। आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से महिलाओं और बुजुर्गों के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ में ठगी हुई है। तो मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ दोनों विशेषज्ञ जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे साथ मेहमानों का रुख करें उससे पहले मंजू हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी, बताइए क्या कहना है आपका, जो साइबर फ्रॉड्स हैं और जिस पर डिजिटल अरेस्ट हमारा आज का विषय है, क्या आपकी राय है या किस तरह का आपका इसको लेकर मानना है? इसकी हमें सर नमस्कार, मैं मंजू बोल रही हूँ, जयपुर से हूँ। सर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसकी हमें पूरी एक तरह से हमें पूरी जानकारी बताएं, जिससे कि हमें कुछ इसके बारे में हम सक्रिय रहें जी। और आपका प्रोग्राम इतना अच्छा होता है कि मैं देखती हूँ, आप नई नई चीजें लेकर आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। इस पर ज़रूर हम इस तरह के दर्शकों से जुड़े हुए प्रोग्राम अक्सर उठाते रहते हैं। उसी कड़ी में ये भी हमारी कोशिश है डिजिटल अरेस्ट को लेकर। बिल्कुल, हमें पूरी जानकारी मिले। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पूरी जानकारी देंगे इस विषय में भी, आपको आज पूरी जानकारी मिलेगी। आप बने रहेगा इस प्रोग्राम के साथ में। और जो डिजिटल अरेस्ट है, ये पूरा जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं इस वक्त पे अपने स्क्रीन पर, जयपुर में भी मामला सामने आया है। झुंझुनू की प्रोफेसर थी बिट्स प्लानी की, उनके साथ एक बड़ी ठगी हुई, करीब 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई। प्रयागराज में एक मामला सामने आया जहां बुजुर्ग महिला को 3 दिन तक डिजिटली तौर पर
अरेस्ट रखा गया। तो अरेस्ट जैसा शब्द ज़रूर है, लेकिन जो पुलिस और एजेंसीज ने इसको नाम दिया वो इसीलिए है कि डिजिटल मीडियम के ज़रिए, वीडियो कॉल्स के ज़रिए, कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किसी को भी साइबर फ्रॉड्स फंसाते हैं और फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं, डराया धमकाया जाता है कि आपके साथ आईटी का एक्शन हो सकता है, आपके खिलाफ दूसरे एक्शन हो सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं और उससे पहले ये पूरा मामला आपके स्क्रीन पर है। तो आधार, सिम कार्ड और बैंक अकाउंट के गलत उपयोग से डराते हैं। तो पुलिस, ईडी, ट्राई के अफसर बनते हैं ये फ्रॉड्स और फिर उसमें पीड़ितों को धमकाते हैं और उनसे फिर पैसे की वसूली शुरू हो जाती है। उसी कड़ी में अलग अलग मामले खुलकर सामने आए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे आधे घंटे के एपिसोड में कि क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से डिजिटल तौर पर लोगों को फंसाया जा रहा है। तो सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं और फिर उसके ज़रिए लोगों को फंसाया जाता है। पवन दुग्गल हमारे साथ इस वक्त पर सीनियर साइबर एक्सपर्ट हैं और लॉयर भी है, उनका रुख करेंगे। पवन जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर। आप एक तरह से कहें कि आपका तो लंबा अनुभव रहा है साइबर डोमेन में और आपने यही सब समझते और एक लंबा आपने काम किया इसको लेकर। बड़ा डायनेमिक क्षेत्र है, जितनी सुविधा है उतनी दुविधा भी अब दिखाई पड़ने लगी है। पहले हम सामान्य हैकिंग सुनते थे, फिर फिशिंग अटैक होने लगे और अब डिजिटल अरेस्ट। कितना गंभीर है ये डिजिटल अरेस्ट? देखिए, डिजिटल अरेस्ट आज अत्यंत एक महत्वपूर्ण चुनौती के तौर पर हम सबके समक्ष आ रहा है, क्योंकि हम इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लिहाजा इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। और उसका कारण भी बहुत क्लियर है। उसका कारण इसलिए क्लियर है क्योंकि कोविड-19 के बाद हमने देखा है कि एक नया युग आ गया है जिसे मैं न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर बोलता हूं। इस युग में साइबर क्राइम हम लोगों के लिए डेली, हम लोगों का रोजमर्रा का जिंदगी का कंपेनियन बनने वाला है। तो नए नए प्रकार के साइबर क्राइम के अवतार अवतरित हो रहे हैं। उन्हीं अवतारों में से अब ये डिजिटल अरेस्ट है। देखिए, कोविड-19 के दरमियान हमने दो चीज देखी जो हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। एक था डर और दूसरा था पैनिक। डिजिटल अरेस्ट इसी डर और पैनिक को वेपनाइज करता है, एक हथियार के तौर पर आपके विरुद्ध इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, क्योंकि एक बार उन्होंने आपको डरा दिया, पैनिक में डाल दिया, फिर वो आप से तमाम सारी चीजें करा सकते हैं जो वो कराना चाहते हैं। और आज का हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अशिक्षित हैं या शिक्षित हैं तभी आप इसके शिकार नहीं होंगे। हर पीढ़ी के, हर तबके के लोग आज डिजिटल अरेस्ट के मामलों के शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो बुनियादी ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो लगभग सिमिलर होती हैं और हम पाते हैं कि लोग अक्सर डर जाते हैं और डर में, पैनिक में इस डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जो साइबर क्रिमिनल्स बोलते हैं वो करते जाते हैं और फाइनली पाते हैं कि उनके यहाँ से बहुत पैसा चला गया है। हाल ही में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके करीबन 2 करोड़ से ज्यादा पैसे चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से टारगेट किया गया और उन्हें लगा कि साहब, मैंने अगर ये पैसे ना दिए तो मेरे परिवारजन और मेरे जो खुद की जो पर्सनल मेरी सेफ्टी है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो आज अलग अलग नए तरीके हैं जिसके माध्यम से डिजिटल अरेस्ट के द्वारा आप लोगों को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। पवन जी, एक बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में होगा कि ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आते हैं? अगर एक मोटे तौर पे देखें तो भारत में, जब हम प्रोग्राम की रिसर्च भी कर रहे थे तो भारत में साइबर फ्रॉड्स में जो पनिशमेंट है या फिर कहें कन्विक्शन है, रेट है, सजा की दर है, बहुत कम है।
ऐसा क्यों है? तभी आपको लगता है कि इन साइबर फ्रॉड्स के हौसले बुलंद होते हैं? कहीं जामताड़ा जैसा एक पूरा नेटवर्क मिलता है, कहीं मेवात में एक नेटवर्क काम करता है, और अब ये इंटरनेशनल नेटवर्क। देखिए, हमारे यहाँ साइबर क्राइम की कन्विक्शन रेशो बहुत ही कमजोर है। यानी कि अगर भारतवर्ष में 100 साइबर क्राइम के केस दर्ज होते हैं तो लेस देन 1% केसेस में सजा मिलती है साइबर क्राइम मामलों में। तो जब ये हम लोगों का साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो है तो संभावित तौर पर है लोगों का जो आस्था है, विश्वास है कानूनी प्रकरण का, उसमें कहीं ना कहीं लोग पाते हैं कि उसमें एक कमी, एक अभाव नजर आ रहा है। दूसरी बातें हैं कि जो वर्तमान कानून है उसके प्रावधान आज के बुनियादी तौर पर जो नए उभरते साइबर क्राइम्स हैं उनको कवर करने के लिए ये प्रावधान पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। अब जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए डिजिटल अरेस्ट को लेकर। अब डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई ऑफेंस ना तो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत सम्मिलित है, ना ही इसका वर्णन आप भारतीय दंड संहिता में मिलते हैं। तो क्या होता है, आप इनडायरेक्ट तरीके से कुछ प्रावधान डाल सकते हैं। आप अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं टारगेट को आप इंटिमिडेट कर रहे हैं, उसे डरा रहे हैं, और डरा धमका के उसी से ही उसके पैसे आप निकाल रहे हैं। तो कुछ क्लासिकल केसेस तो बन जाते हैं ऑफेंसेस के अंडर द इंडियन पीनल कोड, बट क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं तो हम पाते हैं कि हम मामलों में अक्सर कन्विक्शंस नहीं ले पाते। और वैसे भी अब डिजिटल अरेस्ट का मामले तो बहुत रिसेंट ही हैं, पिछले साल से ही ज्यादा आ रहे हैं, तो अभी तो कोई भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कानून में संशोधन की आवश्यकता है। आपको डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर क्राइम्स को स्पेसिफिक साइबर क्राइम्स घोषित करना पड़ेगा, उनके लिए दंडनीय अपराध की सजा का प्रावधान होना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आपको पुलिस अधिकारियों में भी ज्यादा जागरूकता फैलानी होगी कि वो किसके माध्यम से और किस तरीके से इस तरह के नए उभरते हुए जो साइबर क्राइम्स हैं उनको निपटाएं और उनको प्रोसिक्यूट करें। तो अवेयरनेस, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये 3 मूल मंत्र हैं जिनका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हम आगे जाकर सफल होना चाहते हैं अपने संघर्ष में जो नए उभरते साइबर क्राइम के प्रति समर्पित हैं। जी पवन जी बने रहेगा। हमारे साथ एलन राव भी इस वक्त पे जुड़ गए हैं, जो फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस और साइबर लॉ के जानकार हैं। राव साहब, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी पर। एक बड़ा अहम विषय है जो इन दिनों साइबर फ्रॉड्स को लेकर सामने आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट। पवन जी से बात की, आपसे मेरा सवाल होगा, जो अभी कन्विक्शन को लेकर बात हो रही थी, कहीं ना कहीं कहा ही जाता है कि जो अपराधियों के हौसले बुलंद होते तो फिर वो नई नई तरकीब इस तरह से तलाशते हैं, और उसकी कड़ी में साइबर फ्रॉड्स ने एक और नया तरीका निकाला है। आपको लगता है कि जो हमारे यहाँ फॉरेंसिक है, कमज़ोर फॉरेंसिक, डार्क नेट, क्रॉस बॉर्डर अटैक, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं साइबर फ्रॉड्स को रोकने की दिशा में, और क्या कदम तत्काल हमें साइबर डोमेन में उठाने की ज़रूरत है कि ताकि हम सुरक्षित रहें? डेफिनेटली, देखिए, ये बिल्कुल दुग्गल साहब ने सही कहा है। साइबर क्राइम के लिए सबसे पहली बात अवेयरनेस है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ साथ एफएसएल यानी फोरेंसिक साइंस, जो ये बहुत जरूरी है। और इसमें अभी जो हमारे नए लॉज बन रहे हैं उनमें फोरेंसिक साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जब तक इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग साइबर क्राइम के शिकार तो हो जाते हैं लेकिन वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर पुलिस में रिपोर्ट करते तो पुलिस ऑफिसर्स इतने ट्रेंड या सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो उसमें ठीक से कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए कोई आदमी छोटी मोटी साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है, थोड़े पैसे का शिकार होता है, तो वो कहता है ठीक है मैं अपना रिपोर्ट नहीं करूंगा। और यही बात होती है साइबर क्रिमिनल्स को हौसला बढ़ाने के लिए। वो इसीलिए एनकरेज होते हैं कि हमने कोई छोटा मोटा क्राइम कर लिया है लेकिन कोई रिपोर्ट तो हुआ नहीं इसमें। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा भी हो, चाहे 10,000 का, 20,000 का, कितने का भी रिपोर्ट हो, डेफिनेटली हर आदमी को चाहिए कि वो उसमें रिपोर्ट करें। और जैसे हाउस अरेस्ट की बात है इसमें आप कर रहे हो, ये बहुत ही सीरियस आजकल हो गया है कि वो ऐसे गाइड करते हैं कि आप हाउस अरेस्ट हो गए। इस प्रकार से साइकोलॉजिकली एक विक्टिम को वो ऐसा कंट्रोल कर लेते हैं साइबर क्रिमिनल्स, और वो फिर ये सोचते हैं कि मैं आगे किसी को बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। जैसे कई केसों में उन्होंने न्यूड पिक्चर्स के साथ में कई बात करते हैं। ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं और बहुत से केसेस में साइबर क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बात तो कन्विक्शन का रेट कम है, दूसरी बात रिपोर्टिंग का रेट कम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा जितने भी साइबर क्राइम के
विक्टिम्स हैं उनको जी। चाहिए तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। दिल्ली की बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली में तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन अलग से बन गया है और वो इंडिपेंडेंटली उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। स्टाफ भी ट्रेंड वहां पर डिप्यूट किया जाता है। लेकिन अभी एमपी और राजस्थान में क्या सिचुएशन है वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, पुलिस ऑफिसर्स को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा और बहुत से अभी ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है और उस ट्रेनिंग के दौरान खास तौर से साइबर क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ना है ये सब बताना है। पब्लिक को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, पब्लिक अवेयर रहे और डूज एंड डोंट्स जो बताए जाते हैं आपके चैनल के माध्यम से और कई जगह से पुलिस वाले भी बताते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हर थाने में ये बताते हैं डूज एंड डोंट्स। अपने किसी फोन को किसी का ओटीपी ना दें, किसी अपने फोन के किसी ऐसे चाहे जो आपके फोन पर कोई लिंक आ गया है और ये कहते हैं आप इसको लिंक करिए, किसी लालच देते हैं, लालच में ना आए। और इसके साइबर क्राइम के जो मैक्सिमम जो मैं समझता हूं जो शिकार हो रहे हैं वो है ओल्ड एज पीपल, जिनको जी। कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, फोन की जानकारी नहीं है, तो वो और रिटायर्ड ऑफिसर्स को ज्यादा टारगेट करते हैं वो। और वो लोग फिर इतने परेशान हो जाते हैं उनकी जो किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं और ब्लैकमेलिंग के बाद एक्सटोर्शन करते हैं। मेरे नोटिस में कई ऐसे विक्टिम्स आए हैं जो कि वो मुंह मांगे पैसे, जो उनको पैसे दे देते हैं और वो इसलिए उसके हौसले बुलंद होते हैं। तो इसलिए उनको डिस्करेज करना जरूरी है और डिस्करेज वो तभी होंगे जब पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको जल्द से जल्द पकड़े, अरेस्ट करें और उनको केसेस बनाएं। और केसेस की ट्रायल की भी मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें एक तो पहले काम हो गया क्रिमिनल्स को पकड़ना, दूसरा इन्वेस्टिगेशन को ठीक से करना, उसके लिए ट्रेन पुलिस ऑफिसर की जरूरत है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद ट्रायल भी जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल जितनी जल्दी होगा तभी वो उनको सजा मिल पाएगी और जब सजा मिलेगी उसी हिसाब से जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी तो बाकी लोगों के लिए एक वो होगा, एग्जाम्पल सेट होगा कि देखिए ऐसा कोई क्राइम करने वाले हैं, जल्दी पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और शिकायत दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उनका चालान हो गया और चालान होने के बाद में ट्रायल में और ट्रायल के बाद जल्दी से जल्दी सजा हो जाए। ये तीनों बातें कोऑर्डिनेशन में चलेंगी, पुलिस की रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, ट्रायल जल्दी हो, तभी इनके ऊपर कंट्रोल लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकी रिपोर्टिंग जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और सभी रिपोर्टिंग जो की जा रही है पब्लिक के द्वारा, पुलिस ऑफिसर्स उनको तुरंत कार्रवाई करें, एक्टिव होकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जल्द से जल्दी पकड़ा जाए। जी बिल्कुल राव साहब, आपने बताया निश्चित रूप से और राजस्थान में जो बड़ा मामला भी सामने है, हम जो बता भी रहे हैं दर्शकों को, अभी बीते माह की खबर है जब एक प्रोफेसर से 7 करोड़ 67 लाख रुपए वसूल गए। लेकिन जो आप बात करें कि एक्शन किया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक्शन किस तरह से हो, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल नेक्सस है, ऑर्गेनाइज ढंग से काम करता है। नेपाल, थाईलैंड और न जाने दूसरे देशों के साथ में किन किन देशों के यहाँ पर तार उसके जुड़े हैं, जो पुलिस उनको पूरी तरह से खंगाल भी नहीं पाती है। अब दुग्गल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये इस तरह के डिजिटल अरेस्ट किसी के साथ भी हो सकते हैं या फिर कोई एक वल्नरेबल ग्रुप है जो आसानी से झांसे में आ सकता है और वो ज्यादा गिरफ्त में फिर इनके आते हैं साइबर फ्रॉड्स के? देखिए, नॉर्मली जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं वो होते हैं बड़े बुजुर्ग या बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको डराना धमकाना ज्यादा आसान है। वैसे तो हर किस्म के और हर उम्र के लोग जो हैं वो टारगेट किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, तब संभावित तौर पर आपको डिजिटल अरेस्ट का विक्टिम आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए, उम्र रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट ये है कि आपके दिमाग पर कंट्रोल साइबर क्रिमिनल कैसे अख्तियार करता है। अगर वो डर से, पैनिक से आपको इस पोजीशन पे ले आता है जहां आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, बल्कि एकमात्र विकल्प है कि आप साइबर क्रिमिनल की बात को माने और उसे पैसे दें, तो ऑटोमेटिकली आप डिजिटल अरेस्ट के मामलों में विक्टिम बन जाते हैं। तो ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि साहब सिर्फ बड़े लोगों को ही टारगेट किया जाएगा। यहाँ पर मैंने देखा है 20-25 साल से लेकर 45-50 साल तक के लोग भी डिजिटल अरेस्ट में टारगेट होते हैं, क्योंकि आपकी जो इनसिक्योरिटीज रहती है ना, अगर उन पर टारगेट किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स द्वारा, तो आप कहीं ना कहीं अपना संतुलन खो बैठते हैं। और जब आपका संतुलन खो जाता है तब आप वो तमाम सारी बातें करते हैं, अपने अकाउंट से पैसे उनको ट्रांसफर करते हैं जो लॉजिकली आप नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त क्योंकि आप डर में हैं, आप पैनिक में हैं, लिहाजा आप उसी के दरमियान आप ये तमाम सारी चीजें करते हैं। तो मुझे लगता है हर
उम्र के हर तबके के लोगों को तैयार होना चाहिए कि वो पोटेंशियल फर्टाइल टारगेट बन सकते हैं साइबर एक्सटॉर्शन के या डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों जी के भी। जी पवन साहब, एक चीज आपने अभी जो शब्द इस्तेमाल किया कि लोगों की कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटीज का इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते वो पोटेंशियल टारगेट बन जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो डिजिटल प्राइवेसी है वो एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी सबकी एक डिजिटल मैपिंग हो चुकी है और जिन ग्रुप्स की या जिन लोगों की, जिन तबकों की ज़्यादा डेटा या उस तरह के जो इनसिक्योरिटीज़ से रिलेटेड जानकारियाँ लोगों तक पहुंच जाती हैं बाहर, क्या वो ज़्यादा इसके लिए टारगेट किए जाते हैं? देखिए, आज प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर दो प्रकार के क्रांतियां या रेवोल्यूशन भारतवर्ष में चल रहे हैं। पहली क्रांति है द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, यानी कि भारत की उल्टी की क्रांति, जहां पर भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा को लेकर इंटरनेट पर, चाहे वो सोशल हो, पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो। दूसरा है द ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन, जहां पर हर भारतवासी रिकॉर्ड कर रहा है बिल्कुल। कुछ ना कुछ। तो जब इस तरह की दो रेवोल्यूशन साथ साथ चल रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि आपकी डिजिटल प्राइवेसी तो लुप्त होती जाती है। डिजिटल प्राइवेसी कुछ रहती ही नहीं है। आपने ऑलरेडी ही अपना तमाम सारा डेटा साझा कर रखा है, तो ये डेटा ना केवल आपके शुभ चिंतकों के पास है, साथ ही साथ साइबर क्रिमिनल्स के पास भी तो है ना, तो उसका बिल्कुल। टारगेट करते हैं और उसी के माध्यम से आपकी पर्सनल प्राइवेसी, आपकी डिजिटल प्राइवेसी का लगातार हनन करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हालांकि उच्चतम न्यायालय ने ये ऐतिहासिक फैसले में जस्टिस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में घोषित तो कर दिया कि प्रत्येक भारतवासी को निजता का मौलिक अधिकार मौजूद है और शामिल है, जो उसके राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है, लेकिन अभी तक भारत कोई डेडिकेटेड प्राइवेसी लॉ लेकर नहीं आया है। और यहाँ तक कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का है, वो भी संभावित तौर पर डिजिटल प्राइवेसी या पर्सनल प्राइवेसी वाले पहलुओं पर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं डालता। तो इसलिए आपकी डिजिटल प्राइवेसी तो वैसे भी इवेपोरेट होती जा रही है, और इस प्रकार से जब इवेपोरेशन हो जाती है तो आप और जल्दी आसान रूप से टारगेट बन जाते हैं साइबर क्राइम के। इसलिए दायित्व लोगों पर होगा कि उन्हें समझना होगा कि समय आ गया है कि अब वो अपनी जानकारी को केवल नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। सारी दुनिया के साथ अपनी सारी पर्सनल जानकारी साझा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वरना संभावित तौर पर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे और आपकी जो भी लिमिटेड प्राइवेसी रह गई है वो भी लुप्त हो जाएगी। जी, अब समय आखिरी पड़ाव पर है। डॉक्टर एलन राव साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, साइबर फ्रॉड करने वाले, कैसे जल्दी गिरफ्त में आ सकते हैं, क्योंकि उसी से आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, लोग जागरूक हो सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन अपराध कभी ख़त्म किए नहीं जा सकते हैं और साइबर दौर में, डिजिटल दौर में तो ये बहुत मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है। क्या फौरी तौर पर हमारे यहाँ एक साइबर डोमेन में या फिर कहीं स्पेक्ट्रम में कदम उठाने की ज़रूरत है, और निजी तौर पर भी लोग किस तरह से इसको लेकर ज़्यादा सतर्क रहें? देखिए मनीष जी, हमारे यहाँ एक पुलिस में होता है ट्रेडिशनल पुलिसिंग। ट्रेडिशनल पुलिसिंग में ये होता है कि जो आदमी ऐसा क्राइम करते हैं सबसे पहले उनके बारे में इंटेलिजेंस नेटवर्क, यानी कि उनके बारे में खुफिया खबरें, ये जो हर पुलिस स्टेशन का काम है, पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि अपने अपने एरिया में ऐसा कोई काम करने वाले जैसे लोग हैं उनके बारे में खबरें इकट्ठी करें और उनकी एक्टिविटीज पे वॉच रखें, और उनकी एक्टिविटीज से वॉच रखें और फिर देखें कि अगर वो इस प्रकार से गलत साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनको तुरंत उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए या कोई दूसरा जो भी प्रॉपर केस है वो केस दर्ज किया जाए। अगली बात यह है कि एक होता है क्राइम डेटा रिकॉर्ड बनाना। ऐसे लोग जो पकड़े जा चुके हैं, पिछली बार में पकड़े जा चुके हैं कोई ऐसे, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हो, उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस प्रकार से वो वारदात करते हैं, क्योंकि एक साइंस है, इन्वेस्टिगेशन में साइंस कहते हैं उसको, मोडस ऑपरेंडी, तरीका वारदात। कोई भी आदमी कोई क्राइम करता है तो वो एक प्रकार से ही तरीका वारदात करने की कोशिश करता है। जैसे इसमें आपका जैसे जो अरेस्ट वाली बात है, डिजिटल अरेस्ट करने वाले तो डिजिटल अरेस्ट में एक्सपर्ट होते हैं, वो वही करते हैं। दूसरा एक्सटोर्शन करते हैं, किसी प्रकार से एक्सटोर्शन, सेक्स की फोटो दिखाकर, वीडियो दिखाकर अगर सेक्स, तो वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो इस प्रकार के जो आदमी पिछली देर पकड़े जा चुके हैं उनके एक रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड बने और डेटा रिकॉर्ड को इस्तेमाल किया जाए बाद में। इसके अलावा उन्हीं से जब कोई पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ की जाए, डिटेल इंटरोगेशन भी की जाए
उनसे उनकी तरीका वारदात क्या है वो देखा जाए, उनके जी। और कितने साथी काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उसके साथ में और भी बहुत से लोग ऐसे लगे होते हैं जो उनको जानकारी होती है। तो पुलिस ऑफिसर जब उनको पकड़ते हैं तो उनकी डिटेल इंटरोगेशन के बाद उनसे मालूम किया जाए और कौन कौन आदमी इस जी। धंधे में लिप्त हैं। तो जी। ये सब करने के बाद मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द पूरे के काफी लोगों को पकड़ा जा सकता है और एक प्रकार से चेन बन जाएगी, कौन आदमी कब कब पकड़ा गया है उसका रिकॉर्ड रहेगा और वो रिकॉर्ड आगे भी लेकिन काम ये आएगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल नेटवर्क की साइबर स्तर पर, साइबर पुलिसिंग के स्तर पर भी बनाने की जरूरत है ताकि इन लोगों को ट्रैक किया जा सके आसानी से और जल्दी पकड़ में आए? संक्षिप्त जी में। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी ये सारे एक डेटा को एक कंपाइल करके वो डेटा को आपस में शेयर करेंगे तो एक प्रकार से इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और दूसरा एक स्टेट में इंटर पुलिस स्टेशन कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करके पता लगेंगी तो उनको ज्यादा सहूलियत होगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को इन लोगों को पकड़ने के लिए। जी, जी। तो ये सब चीजें ये सब करने की बहुत सख्त जरूरत है और खास तौर से जैसे अभी दुग्गल साहब ने बताया इसमें प्राइवेसी का लॉ वो बनाना बड़ा जरूरी है ताकि ये जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत से एजेंसीज को हमें स्वतः ही देनी पड़ती हैं किसी न किसी वजह से, उन एजेंसीज को भी रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो कहीं न कहीं से लीक ना हो, अपना पर्सनल डेटा जो लोगों का वो लीक ना हो, लीक होने से वो कहीं न कहीं साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है तो वो उसका मिसयूज करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एलन राव साहब, आपने बड़ा विस्तृत बात समझाई। और पवन दुग्गल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिजिटल अरेस्ट से बचने और कितनी बड़ी एक समस्या बन रही है उसको लेकर काफ़ी डिटेल में अपने इनसाइट्स दिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संभलिए ताकि आपका भी डिजिटल अरेस्ट नहीं हो, जिस तरह से हमने आपके सामने जो जानकारी रखी, अगर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि रखे तो साइबर पुलिस के पास ज़रूर सूचित करें। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।